हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आपके लिए लेके आया हूं आज एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक को हमें याद करने में मुश्किल होती है। याद करने में मुश्किल होती है, रोट लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। हर चीज का सलूशन है हमारे यहाँ विज्ञान पथ पर। आज मैं आपको ऐसा टैब्यूलेटेड फॉर्म दिखाऊंगा और इस तरह के मूवेबल पिक्चर्स दिखाऊंगा कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में ये अंकित हो जाएगा हमेशा के लिए। सो द टॉपिक विच यू कैन सी ओवर हियर इज जॉइंट्स। आज मैं आपको जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो चैप्टर है 11th का, उससे जॉइंट्स से बहुत सवाल आते हैं और पूरे चैप्टर में मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी और जॉइंट्स, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हम यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कम ऑन टू जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में क्या कहती है एनसीईआरटी? जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स। भाई हमें किसी भी तरीके का मूवमेंट कराना है अगर, तो हमें जॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमें एल्बो फ्लेक्स करनी है तो मसल अटैचमेंट प्लस अ हिंज जॉइंट, इसकी जरूरत होती है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बाय बोन टू बोन जो जॉइंट्स होते हैं उन्हीं की बात हो रही है यहां पर। द लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए सबसे प्यारी बात जो ये कह रहे हैं, जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। बस यही बेसिस है जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन का। द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स, जो मसल्स हमारी फोर्स जनरेट करती हैं टू कैरी आउट मूवमेंट्स थ्रू द जॉइंट्स वेयर द जॉइंट्स एक्ट एज अ फल्क्रम। तो बच्चों ये एक नया वर्ड आ जाता है आप लोगों के लिए कि फल्क्रम क्या होता है। तो अब आपको अपने बेसिक्स को रिवाइज करना होगा, जहां पर आपने इस तरह का एक डायग्राम देखा होगा। तो ये फल्क्रम होता था, यहां पे कोई चीज है, मान लीजिए कोई वेट है W, और यहां पर हम इसको उठाने के लिए एक प्रेशर लगाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई स्टोन है, ये एक स्टील की बार है ना। तो हम एफर्ट यहां से लगाते थे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फल्क्रम कहते हैं। और ये जो हमारा लोड आर्म है ये हमेशा छोटा हुआ करता था, याद आया? सो इस फल्क्रम का जो मतलब है, दिस फल्क्रम इज रेफर्ड टू एज जॉइंट्स ओवर हियर। यहां पर हम इसको जॉइंट्स का नाम देते हैं। द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स। सो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये तय कर सकते हैं कि जॉइंट्स की मूवेबिलिटी कितनी है? बिल्कुल भी नहीं मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, या पूरा का पूरा ही मूवमेंट कर सकते हैं। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं। सबसे पहला है फाइब्रस। फाइब्रस जॉइंट बिल्कुल इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, दे कैन नॉट मूव। इनके में डिग्री ऑफ फ्रीडम ना के बराबर होती है। इसके बाद आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूरी है भी, लेकिन स्टिफनेस भी उतनी ही जरूरी है। जैसे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम को ही ले लीजिए। अगर ये वर्टिब्रल कॉलम बहुत ज्यादा लचीली होती, बहुत ज्यादा लचीली, तो हम अपना इरेक्ट पोस्चर मेंटेन ही नहीं कर सकते थे। और यदि ये एकदम इमूवेबल होती और एकदम स्टिफ होती तो हम झुक ही नहीं सकते थे। सो वी हैव अ कार्टिलेजिनस जॉइंट जो थोड़ा थोड़ा मूवेबल है, वो भी जरूरी है, और स्टिफ भी है, वो भी जरूरी है। देन द थर्ड टाइप, साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, दो जॉइंट सर्विसेज के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और दिस जॉइंट, दिस पॉइंट ऑफ जंक्शन is encapsulated by a synovial membrane
which is filled with a lubricating fluid. This fluid, of course, is known as synovial fluid, which acts as a lubricant. ठीक है, तो ये lubricants की तरह act करता है. Let's see. सबसे पहले ज्वाइंट की कैटेगरी हमने बताई थी आपको फाइब्रस ज्वाइंट. देखिए किस तरह से फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है वो हमारी बॉडी में कहां कहां पाया जाता है. नीट के जो सवाल है वो इसी पे आते हैं. ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहां कहां पर आपको ये ज्वाइंट्स देखने को मिल रहे हैं. फाइब्रस ज्वाइंट, इनको और भी क्या कह रहे हैं, सिनआर्थरोटिक ज्वाइंट्स या सिनआर्थरोसिस. सिन मींस चिपके हुए, बहुत ही पास पास. तो दीज फाइब्रस ज्वाइंट्स या इमूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है बेटा, साइनोवियल फाइब्रस ज्वाइंट्स को और भी क्या कह रहे हैं, इमूवेबल ज्वाइंट्स कह रहे हैं, सिनआर्थरोसिस भी कह रहे हैं. डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. इनमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है. तो इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी तो होगा कोई ना कोई. आइए देखते हैं. दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय फ्लैट स्कल बोन्स. देखिए यहां पर एक फिगर बना हुआ है. आपने अगर कभी भी ह्यूमन स्कल को बहुत पास से देखा है तो यू कैन सी फाइन सूचर लाइंस ओवर द स्कल, जिसको यहां पर इस चित्र में दर्शाया गया है. दीज आर ऑल सूचर लाइंस बेटा, ये सब का सब, दिस इज ऑल सूचर लाइंस. समझ आई बात आपको? तो दे फ्यूज, इनका फ्यूजन हो जाता है. बचपन में क्या होता है कि इस बोन में, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसी रिलेट कर पाएंगे शायद आप लोग. बचपन में जब बेबी जो स्मॉल टॉडलर होता है उसका ये हिस्सा भरा हुआ नहीं रहता. विद टाइम धीमे धीमे करके कैल्सिफिकेशन हो जाता है. तो यहां पर उस समय इन प्रोसेस ऑफ फ्यूजन होता रहता है. ये जॉइंट तब बन रहा होता है. इनको एंटीरियर फॉन्टेनल्स कहते हैं. ये आप देख सकते थे जब बच्चा पैदा होता है तब वो सांस लेता है ना बच्चों, तो यहां पर उसके धीमे धीमे करके आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बहुत ही सॉफ्ट एरिया है जो कि सांस लेते हैं तो वो भी ऊपर नीचे होता है. इट वॉज जस्ट बिकॉज, वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि यहां पर जो बोनी प्लेट है वो प्लेट पूरी तरह से कैल्सिफाई नहीं हुई होती है. ठीक है. So these types of joints are shown by flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue. देखिए फिर आपके लिए टिश्यू का एक सवाल आ गया कि कौन सा टिश्यू इनके बीच में हो रहा है. डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. एनसीईआरटी लिखती है, पुरानी एनसीईआरटी लिखती है कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज आर फाउंड बिटवीन द सूचर लाइंस ऑफ द फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल व्हिच डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. ठीक है. In form of sutures to form the cranium. क्या होता है cranium? This is the brain box. This is the brain box. Cranium को कहते हैं. देख लीजिए आप, इस तरह की bones होती हैं. These are known as dipnoe, है ना? ये diploic bones होती हैं. Let's move on to another slide. देखिए fibrous joints हैं ये. आपको अलग अलग तरीके के fibrous joints देखने को मिलेंगे. You can see it over here. जैसे अलग अलग तरीके के ज्वाइंट्स, अलग अलग तरीके के सूचर्स. हैव अ लुक एट इट. आप देखें कि विज्ञान पथ में हाउ इंटरैक्टिव डू वी टीच. जो दिख गया वो जिंदगी भर याद रहता है. तो देखिए इसमें किस तरह से आपको सूचर लाइंस जो हैं वो रेड मार्किंग्स के साथ दिखाई जा रही हैं. आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन के बीच का सूचर, दो फ्रंटल बोन्स के बीच का सूचर, पेराइटल और टेम्पोरल बोन्स के बीच के सूचर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है और वो रेड रंग के लाइन से इंगित की गई है. सो दीज आर द काइंड ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स जिसको कि सिनआर्थरोटिक जॉइंट्स भी कहते हैं. याद रखिएगा, दे कैन नॉट मूव. नेक्स्ट स्लाइड. अब जो दूसरी स्लाइड आती है इसमें हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं.
बच्चों याद रखना, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वो जॉइंट होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउड होता है, लेकिन रादर देन दैट दे टेंड टू गेट स्टिफ एज वेल एट द सेम टाइम। तो देखिए क्या लिखती है एनसीईआरटी, इन कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब इनको सिनकॉन्ड्रोसिस कह रहा है बिकॉज यहां पर कार्टिलेज का इन्वॉल्वमेंट है। शुरू की स्लाइड में मैंने आपको बताया था जॉइंट्स बोन टू बोन या बोन टू कार्टिलेज हो सकते हैं, यहां पर कार्टिलेज का इन्वॉल्वमेंट है। The bones involved are joined together with the help of cartilage. ज्यादातर कार्टिलेजिनस बोन्स ही होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बाद में कैल्सिफाई होकर के बोन कहलाती हैं। The joints between the adjacent vertebrae, by vertebrae यानी कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में, दो हड्डियों के बीच में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क या कार्टिलेज पाया जाता है। The vertebral column is of the pattern and permits limited movements. बहुत फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे, एकदम स्टिफ भी नहीं कर देंगे। तो दोनों चीजें जो हैं वो आपको इस तरह की जॉइंट्स में देखने को मिलती हैं। आप यहां पे बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये जो वर्टिब्री हैं इनके बीच में जो बनाया गया है लाल रंग से, ये हमारा कार्टिलेज है, और बीच में डिस्क लाइक वर्टिब्री आपको साफ साफ दिखेंगी। यहां पर इस डायग्राम में भी आप इस चीज को देख सकते हो। जस्ट वॉच इट, क्योंकि आप लोगों को बच्चों ना चीजें याद नहीं होती हैं। याद इस वजह से नहीं होती हैं क्योंकि जितनी भी कोचिंग्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कभी भी टेल शो डू मॉडल पे वर्क नहीं करते कि बच्चों को वो चीज दिखाओ। तो जब तक देखेंगे नहीं बच्चे, उनका परसेप्शन बनेगा कैसे, है ना। तो इसीलिए हम यहां पर एक नई चीज लेके आए हैं आपके लिए कि हर चीज को आपको, हमारी कोशिश रहती है कि उसको हम 3D में शो कर सकें। तो जस्ट सी, यहां पर आप देख सकते हैं द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस, एंड दीज कार्टिलेजेस in case of this vertebral column are known as intervertebral discs. तीसरे तरह की ज्वाइंट जिसकी मैंने हमेशा से बात की थी और शुरू में भी मैंने बताया था आपको, ये एक ऐसा ज्वाइंट है विच इज फ्रीली मूवेबल। शरीर के कई हिस्से हैं जिनको 360 डिग्री मूव करने की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर प्रकृति ने हमें प्रदत्त किए हैं इस तरह के ज्वाइंट्स। इन ज्वाइंट्स के बारे में जानते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट्स को हम मूवेबल ज्वाइंट्स की संज्ञा भी दे रहे हैं। साइनोवियल ज्वाइंट्स, अब इसको क्या कह रहे हैं, डायआर्थरोसिस ज्वाइंट्स। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको, साइनोवियल ज्वाइंट्स का जो इंटरफेस होता है, जो हाइलिन कार्टिलेज से लाइन होता है, जो हाइलिन कार्टिलेज से लाइन होता है बच्चों, उसके बीच में एक फ्लूइड फिल होता है। उस फ्लूइड का नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। ये इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, एंड इट इज फाउंड बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। इस शब्द को आप याद रखेंगे। आर्टिकुलेटिंग सरफेस का मतलब होता है द सरफेस ऑफ ज्वाइंट्स। ये ज्वाइंट्स के सरफेस को कहते हैं बच्चों आर्टिकुलेटिंग, जहां पर आर्टिकुलेशन हो रहा होता है, ज्वाइंट हो रहा होता है, ठीक है। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द टू बोन्स। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बोन होती है तो उसके जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वहां पर भी हाइलिन कार्टिलेज का प्रेजेंस होता है। इसके अलावा दिस ज्वाइंट इज एनकैप्सुलेटेड बाय अ साइनोवियल मेम्ब्रेन, and this whole capsule is filled with a synovial fluid. Such the arrangement allows considerable movement, यानी कि यहां पर freely movable होगा। These joints help in locomotion and many other movements such as ball and socket joint of the shoulder, ball and socket joint of the acetabulum and the head of the femur. तो इस तरह के जो joints, ball and socket, there must be a ball which is made by the shaft of the humerus or that of the femur, and it gets embedded into the socket which is formed by the scapula clavicle
ऑन द पेक्टोरल गर्डल या पेल्विक गर्डल में कॉक्सल बोन्स जो मिल करके सॉकेट बनाती हैं, जिसको कि मैंने वर्ड दिया एसिटाब्यूलम। यहां पर जो स्कैपुला और क्लैविकल मिलकर बनाती है उस सॉकेट को कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, अब यहां पे इस जॉइंट को आप देख सकते हैं, यहां पर इस बोन को बनाया गया है, कह रहे हैं कि दिस इज अ फाइब्रस कवरिंग, एक टाइट फाइब्रस कवरिंग, एक कैप्सूल है, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया, फिर थिक एंड इलास्टिक साइनोवियल फ्लूइड। आप इस चीज को रिलेट भी कर सकते हैं साइनोवियल जॉइंट को, जैसे हमारे घुटने में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहां पे ये चीज क्या है, यहां पर कभी कभी घुटना प्रत्यारोपण यानी नी रिप्लेसमेंट आप लोगों ने सुना होगा। तो नी रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आकर के इस यहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं बच्चों। तो यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, जिनको हम पैनस की संज्ञा देते हैं। तो व्हाट विल हैपन, slowly and insidiously what this will do, these uric acid crystals are going to encroach the articulating membranes। जब membranes का एनक्रोचमेंट हो जाता है यानी उनका वियर एंड टीयर बढ़ जाता है, या अदरवाइज ये साइनोवियल फ्लूइड लीक आउट कर जाता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो वी स्टार्ट फीलिंग पेन, हमें अपने जॉइंट्स को हिलाने में दर्द होने लगता है, बिकॉज ये सरफेस इन्फ्लेम हो जाती है। दिस ऑल सरफेस गेट्स इन्फ्लेम्ड। ठीक है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के डिपोजिशन से अगर किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी अकर करती है तो एनसीईआरटी में पढ़ के बताइएगा मुझे कि उस एबनॉर्मेलिटी को कहते क्या है। आर्थराइटिस इज डिफरेंट फ्रॉम गोट, हाउ? यह आप मुझे बताएंगे। अब इससे बेहतरीन डायग्राम मैं आपके सामने नहीं रख सकता था। वो एनसीईआरटी का बहुत लंबा सा पैराग्राफ जो कि पढ़ने में भी इतना मोनोटोनस लगता है, उसको यहां पर मैंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि आपकी मेमोराइजेशन की जो पावर है उसको आराम मिले। तो मैंने किया क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स को मैंने कई भागों में बांट दिया है और उसके नीचे उनके एग्जाम्पल्स अलोंग विद द डायग्राम। याद रखिएगा, विज्ञान पथ पर हम हर उस चीज का ख्याल रखते हैं जो आपकी मेमोरी को बूस्ट कर सके, आपको नीट में एग्जामिनेशन में सफलता दिलाने में मदद कर सके। आइए देखते हैं। सबसे पहला साइनोवियल जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था आपको, जो कि शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट के बीच में पाया जाता है। मैं इसी फोसा की बात कर रहा था बच्चों। दिस इज द कैविटी विच इज फॉर्म्ड बाय क्लेविकल एंड स्कैपुला। ये कॉक्सल बोन्स हैं। ये कॉक्सल बोन के बीच में ये हो जाता है एसिटाब्यूलम और ये हेड ऑफ द फीमर है। तो इन दोनों का जो जॉइंट होता है ये कुछ ऐसे, like this, it moves like this. This is the socket which is formed by the coxal bones in the pelvic girdle, और उसमें ये जो हेड ऑफ द फीमर है ये लॉज होता है, तो इस तरह से मूवमेंट करता है। ठीक इसी प्रकार से आप शोल्डर जॉइंट में भी पा सकते हैं। मैंने बताया था कि हेड ऑफ द फीमर, ये जो शाफ्ट है, इसका जो हेड है ये ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड फोसा में जाके अटैच हो जाता है। And this fossa is formed by the shoulder blade, which is also known as the scapula, and the clavicle or the beauty bone, या इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। तो ये दो हो गए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल। अब हम हिंज जॉइंट पे आएंगे। हिंज जॉइंट में जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उसमें आप एल्बो जॉइंट का नाम ले सकते हैं, नी जॉइंट का नाम ले सकते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसका एग्जाम्पल भी दिया था। एंकल जॉइंट का नाम ले सकते हैं और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स का भी नाम हम ले सकते हैं। फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं इनको हम इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स की संज्ञा देते हैं। जस्ट सी की हिंज जॉइंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या। कई बच्चों को तो यह तक नहीं समझ में आता कि हिंज एक्चुअली है क्या। दरवाजे का कब्जा, आप अपने दरवाजे के पीछे देखिए तो एक स्टील की छोटी सी प्लेट लगी होगी जो कि दरवाजे के मूवमेंट के साथ ही सिंक्रोनाइज करती है, उसी को कहते हैं हम हिंज।
देन वी कम ऑन टू पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोटिंग मींस कि एक कील है, कील के ऊपर ऐसे मूवमेंट हो रहा है। मान लीजिए कि दिस इज अ पाइवट, इसके अराउंड मूवमेंट ऐसे और ऐसे हो रहा है। रेडियो अल्नर ज्वाइंट इज अ काइंड ऑफ पाइवट ज्वाइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दीजिए यहां पर। पाइवट ज्वाइंट का सबसे पहला एग्जांपल है रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यानी रेडियस और अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो होता है पाइवट ज्वाइंट। और दूसरा तो हमें पता है कि वो एटलस और एक्सिस वर्टिब्री, जो पहली और दूसरी वर्टिब्री हैं, उनके बीच में जो ज्वाइंट होता है वो पाइवट ज्वाइंट होता है। फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट या प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट, ग्लाइड करती है, एक बोन दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है। तो ग्लाइडिंग बोन्स आपको कार्पल्स में देखने को मिलेंगे, टार्सल्स में देखने को मिलेंगे, एंड प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्री के प्री और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस के बीच में भी आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे जॉइंट्स। इसके अलावा हमारे जो कार्पल्स और टार्सल्स, पंजे की और हथेली की जो हड्डियां हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है बच्चों। 8 होती है ना, ये सारी की सारी ट्रैपर नाम है इनके अपने, हम लोग पुराने एनसीईआरटी में पढ़ाया करते थे। अब आजकल की नीट परीक्षाओं में ये चीजें रेलेवेंट हो गई हैं, तो हम इसका नाम भी नहीं लेते, सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो नीट में पूछा जाएगा। और इस समय नीट में पूछा जा रहा है ओनली एंड ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपने कार्पल, टार्सल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्री के बारे में पढ़ लिया। फिर जो लास्ट आया है वो है सैडल ज्वाइंट। देखिए मैंने यहां पर एक चित्र भी बनाया हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं। सैडल ज्वाइंट कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब, सिर्फ थंब की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। आपने पढ़ा कि कार्पल्स के बीच में किस तरह के ज्वाइंट थे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट थे। लेकिन कार्पल और मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल ये कार्पल, इन दोनों के बीच में जो ये ज्वाइंट पाया जाता है इसको कहते हैं बच्चों सैडल ज्वाइंट, ठीक है, सैडल ज्वाइंट। तो 1 2 3 4 5 तरीके के तो साइनोवियल ज्वाइंट्स ही होते हैं। तो और उनका यहां पर सचित्र वर्णन कर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि उनका मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है कैसे। जस्ट सी, यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यह भी दिखेगा कि एक नीले रंग की ये लाइन बनी हुई है। जस्ट सी, ये हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। समझ में आई चीज, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होते हैं। इसी तरह से देखिए, ये थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच के ज्वाइंट को हमने नीले रंग से, हल्के नीले रंग से इंगित किया है। इनके बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट, ठीक है। थैंक यू। तो बच्चों आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ज्वाइंट्स जो है इनका सचित्र वर्णन, इनका चलता हुआ रूप आप देखिए, आपको बहुत अच्छा परसेप्शन बनेगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का। देखिए ये किस तरह से बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को कंधे से रिलेट करके दिखाया गया है, जिसमें ह्यूमरस का जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी में मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक। अब हम आ जाते हैं हिंज ज्वाइंट पे। जस्ट सी, ये इतना खूबसूरत है ये हिंज ज्वाइंट। देखिए यहां एल्बो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, यहां नी ज्वाइंट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। दीज आर द काइंड ऑफ ज्वाइंट्स विच आर फाउंड इन अवर बॉडी। और ये तरीका है आजकल के बच्चों को पढ़ाने का, जहां पर बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहता है और साथ साथ में बच्चे उस चीज को होता हुआ देख सकते हैं। दिस इज पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। मैंने बताया था ना फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री के बीच में किस तरह से देखिए पाइवटिंग हो रही है। जस्ट सी, किस तरह से ये एटलस और एक्सिस एक दूसरे के साथ, ओलिक्रैनियन फोसा है उसमें एक ओलिक्रैनियन प्रोसेस गया हुआ है, उस प्रोसेस को ये कहते हैं। और इसमें इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। इसकी, इस ज्वाइंट की एनाटॉमिकल पोजीशन देखिए कहां पर है, स्कल के जस्ट नीचे, ऑक्सीपिटल बोन के जस्ट नीचे, यहां पर ये पोजीशन है इसकी यहां पर। फिर आप ग्लाइडिंग ज्वाइंट के बारे में देख सकते हैं। जस्ट सी द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कैसे बताया था मैंने कि वो टार्सल्स के बीच में, मैंने बताया था ना पंजे की जो बोन्स हैं उनके बीच में ग्लाइडिंग मूवमेंट शो होता है।
तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जांपल्स हैं. सो दीज आर सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स जिसको कि मैं आपको आपकी क्लास में बताऊंगा. ऐसे कई सारे वीडियोस 3D फिगर्स और होलोग्राम्स के माध्यम से. थैंक यू बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा.